अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रॉफिट पॉडकास्ट। प्रॉफिट की पिछले हफ्ते की कवर स्टोरी पाक फौज की कॉर्पोरेट फार्मिंग के ऊपर थी। इसके बारे में बात करते हैं अब्दुल्ला नियाज़ी से, जिन्होंने ये स्टोरी लिखी। जी अब्दुल्ला, सबसे पहले हमें बताएं कि कॉर्पोरेट फार्मिंग असल में है क्या और ये आम काश्तकारी से किस तरह मुख्तलिफ है। जी शानवाज, सबसे पहले समझने वाली चीज है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग और रेगुलर फार्मिंग में एज सच कोई फर्क नहीं है। ये एक थोड़ा वेग लूज सी अम्ब्रेला टर्म है जिसको इस्तेमाल किया जाता है टू डिफाइन जब कोई बड़ी कॉरपोरेशन या जब कोई बड़ी पार्टी या जब कोई बड़ा इन्वेस्टर किसी जमीन पे आके उसको लीज करे और उसके ऊपर अपने पर्पसेस के लिए फॉर प्रॉफिट काश्तकारी करे। तो इसमें एक तरह से जो समझने की जरूरत है, आप शायद ये सवाल पूछें कि जो एक बड़ा लैंडलॉर्ड होता है जिसके पास मुरब्बों में जमीन हो, उसमें और कॉर्पोरेट फार्मिंग में क्या फर्क है। फर्क इसेंशियली ये होता है कि जो बड़ा लैंडलॉर्ड होता है वो अमूमन अपनी जमीन ठेके पे दिया करता है, और कॉर्पोरेट फार्मिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि बड़ी कंपनीज कुछ एंटर करती हैं मार्केट को और वो उसके अंदर हुकूमत से किसी और से जमीन लीज पे लेती हैं और अपने पर्पसेस के लिए उस पर फसलें उगाती हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक आपके पास ऐसा ऑर्गेनाइजेशन आ जाए या ऐसी पार्टी आ जाए जिसने से कॉर्नफ्लेक्स बनाने हैं या पोटेटो क्रिस्प बनाने हैं, तो वो जो है आलू की काश्तकार करेंगे। या अगर कोई कोला की कंपनी हो या कोई बिस्किट मैन्युफैक्चरर हो, अगर वो कॉर्पोरेट फार्मिंग में एंटर करें तो उसके बाद वो चीनी की काश्त कर सकते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट्स में जो चीनी जानी है वो खुद ही प्रोड्यूस करें। और साथ साथ में उसको फिर जो एक्स्ट्रा फसल होती है वो उसको बेचते भी हैं और जनरली जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स होती हैं उसके थ्रू प्रॉफिट्स बनाने की कोशिश करते हैं। अब्दुल्ला, जिस तरह आप ये बता रहे हैं इससे तो ऐसा जाहिर होता है कि हुकूमत और इन्वेस्टर के बीच का एक काम है। तो हम्म। इसमें फिर पाक फौज किस तरह से अमल दरामद होती है, उसका क्या रोल है इस सारे कॉर्पोरेट फार्मिंग में। इसके लिए थोड़ी सी आई थिंक अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखें उससे हमें बेहतर समझ आएगा, बिकॉज फौज का इसमें किरदार इसेंशली एक मिडिल मैन वाला है। तो ओके। आप अगर देखें कॉर्पोरेट फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो पाकिस्तान में काफी देर से है। मुशर्रफ साहब के दौर में बहुत ज्यादा बात हुई कि यार कॉर्पोरेट फार्मिंग को हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और उसके अंदर फौज ने भी तब ऑफ कोर्स क्योंकि मिलिट्री गवर्नमेंट भी थी, मुशर्रफ साहब सदर थे तो उनकी इन्वॉल्वमेंट वहां पे थी। चोलिस्तान में सजेस्ट किया गया कि तकरीबन 20,000 एकड़ जमीन पे हम सऊदीज को और जो गल्फ के इन्वेस्टर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी दें कि वो आके खुद खेती बाड़ी करें, वहां पे फसलें लगाएं। लेकिन रिसेंट हिस्ट्री में अगर आप देखें तो मार्च 2023 के अंदर ये खबर सामने आई थी कि हुकूमत पंजाब ने फौज के साथ एक मुआहदा किया है कि वो कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए उनको तकरीबन 10 लाख एकड़ जमीन प्रोवाइड करेंगे। ठीक और है। उसके पीछे कॉन्सेप्ट भी यही था कि फौज ने तब उस जमीन को यानी कि उनका जो क्लेम था कि खुद कोई प्रॉफिट रखे बगैर एक थर्ड पार्टी को आगे लीस आउट करना था, जिन्होंने उसके ऊपर पैसे इन्वेस्ट करके पैसे लगा के उस जमीन को डेवलप करना था और इवेंचुअली उसके ऊपर खेती बाड़ी करनी थी और फसलें उगानी थी। इन एक्सचेंज पाकिस्तान आर्मी ने उन इन्वेस्टर्स को एक सेफ इन्वेस्टमेंट की एवेन्यू देना था, उनके कुछ एज एन उनको कुछ चीजें प्रोवाइड करनी थी, जैसे वाटरवेज देने थे या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देना था। और फिर एंड पे एक प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल बनना था जिसमें हुकूमत पंजाब जिन्होंने अपनी जमीन दी थी उनको कुछ शेयर मिलना था, कुछ शेयर कॉर्पोरेट फार्मिंग के अंदर ही दोबारा जाना था, और बाकी जो है आपके पास प्रॉफिट शेयर हो जाना था तीनों पार्टीज के दरमियान। अब हुआ कुछ ऐसे कि 2023 में जब ये हुआ था इसको लाहौर हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। अब फौज जो है एसेंशली उनकी एंट्रेंस इनटू एग्रीकल्चर उस तरह से डायरेक्टली नहीं है, बल्कि जो आपका रिसेंटली ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड काउंसिल बना है SIFC उसके थ्रू है। अच्छा अब्दुल्ला, आपने जिक्र किया है लाहौर हाई कोर्ट के केस का जिसमें 10 लाख एकड़ जो है वो एस आई एफ सी को, इनफैक्ट तब तो एस आई एफ सी नहीं थी, 10 लाख एकड़ पाक फ़ौज को ग्रांट किया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से, और उसके बाद वो फिर वापस हो गया एंड ऑल दैट वेंट थ्रू। तो अभी करंटली कितनी लैंड जो है वो एस आई एफ सी के डिस्पोजल के ऊपर है और कितनी फ्यूचर में आ सकती है फॉर द सेम पर्पस ऑफ कॉर्पोरेट फार्मिंग। आई थिंक इसको कोई एक किस्म का जिसको आप कहते हैं ना, कोई कागज साइन करके कोई इंतकाल करके कोई ट्रांसफर करके रजिस्ट्री करके जमीन हवाले नहीं कर दी गई अभी। होता यह है कि SIFC जो है वो राब्ता करेगी अब इंडिविजुअल प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, क्योंकि ठीक है। उनके पास जमीन की मिल्कियत होती है। ठीक उनसे है। बात करेगी, उनसे कहेगी हमें इतनी जमीन चाहिए, वो अपने टर्म सेट करेंगे। जिस तरह पंजाब हुकूमत के साथ मैं जिक्र किया 20% लीज पे अग्रीमेंट हुआ था, और वो उनको वो जमीन हवाले करेगी। उसके बाद वो फिर इन्वेस्टर्स को ढूंढेंगे, उनके साथ पार्टनरशिप करेंगे। तो दैट्स द प्रोसेस। ठीक है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जमीन है, उनसे रब्ता किया SIFC ने, उनको उन्होंने जमीन दे दी, उन्होंने इन्वेस्टर ढूंढना शुरू किया, इन्वेस्टर ने उस पर काश्त करना शुरू किया और प्रॉफिट, एटलीस्ट दैट्स हाउ इट्स सपोज्ड टू वर्क। तो अभी फॉर एग्जांपल चोलिस्तान में एक
जनरल ओवरव्यू दिया गया कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जमीन है, इस पे आप 2 लाख एकड़ जमीन है तकरीबन, आपने यहाँ पे जितना करना है काश्तकारी वो आप करें। तो वो इन अ वे 15-15 हज़ार एकड़, 50-50 हज़ार एकड़ इवन पे करके ऑफर कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को, और जैसे जैसे इन्वेस्टर आता जाता है उसी तरह वो जमीन को डेवलप करते जाते हैं। तो ये नहीं है कि वो जमीन तैयार करके आपको देंगे, फेजेस में होता है। ऑफ कोर्स जब आप इतने बड़े साइजेस में और इतने बड़े अमाउंट्स में सोच रहे होते हो तो हमारे लिए तो नंबर बोलना आसान होता है, लेकिन द शेयर लॉजिस्टिक्स आर मैसिव। और उसी तरह फिर अब जैसे जो लाहौर हाई कोर्ट वाला फैसला था, मैं आपको मिसाल देता हूँ, वो रिवर्स तो नहीं हुआ, लेकिन उस पे पंजाब हुकूमत ने अपील की जिस पे उन्हें स्टे मिल गया है, जिसकी वजह से वो एसआईएफसी के पास एक बार फिर वो जमीन आ गई है। तो हम्म। उस 10 लाख एकड़ में से अभी सिर्फ 42 हज़ार एकड़ मिले हैं उन्हें कि उस पे वो काम शुरू करें। तो बाकी जमीन आहिस्ता आहिस्ता मिलेगी, वो एक दो में जाहिर सी बातें नहीं हो सकता, और बट इवेंचुअली एक काफी बड़ा पोर्शन ऑफ लैंड है जिस पे कॉर्पोरेट फार्मिंग करने का इनका इरादा है। अच्छा अब्दुल्ला, आपने बीच में बात की चोलिस्तान में ज़मीन के होने की। जो मेरी और एक आम पाकिस्तानी की अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि चोलिस्तान में ज़्यादातर ज़मीन जो है वो बैरन है। क्या ये सारी ज़मीन जो कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए इस्तेमाल होगी ये बैरन या अनयूज्ड है, या फिर इसमें प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर लैंड भी शामिल है? मेरे ख्याल से इसमें जो ज्यादा जरूरी चीज समझने वाली है कि चोलिस्तान का जो प्रोजेक्ट है वो अभी एक इनिशियल प्रोजेक्ट है एसआईएफसी के इन अ वे उनके विंग के नीचे। ठीक है। और उसके अंदर इसेंशियली उन्होंने जो प्रोविजंस दी हैं वो ये हैं कि आर्मी वहां पे आपको कुछ वाटरवेज डेवलप करके देगी, उसके अलावा वो आपको वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी, और इन एक्सचेंज आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे एंटर होके पैसे लगाएंगे और उधर अपनी फसलें उगाना शुरू करेंगे। तो चोलिस्तान इज द फर्स्ट ऑफ मेनी प्रोजेक्ट्स जो कि एसआईएफसी के नीचे कॉर्पोरेट फार्मिंग के करने का ये इरादा रखते हैं। अब इसके अंदर चोलिस्तान अलोन में अगर आप देखें, हमें कंफर्म बात ये पता चली है कि फातिमा फर्टिलाइजर जो है वो इसके अंदर एंटर कर चुके हैं। एमयू कम अज कम उन्होंने किया, इवन अगर फुल पार्टनरशिप वो नहीं कर पाए। साथ साथ में आपके पास यूनिटी फूड्स वाले हैं, रोशन पैकेजिंग वाले हैं, और ये तमाम वो इन्वेस्टर्स हैं जिनका कुछ ना कुछ लेना देना है फूड इंडस्ट्री से। तो फातिमा फर्टिलाइजर के फायदे में ये बात जाती है कि अगर वो खुद फार्मिंग शुरू करेंगे, उनके फर्टिलाइजर की डिमांड भी बढ़ सकती है, वो वहां पे अपने एक्सेस कैपेसिटी को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ में यूनिटी फूड्स वालों का तो एक बहुत डायरेक्ट ऑब्वियस किस्म का कनेक्शन बनता है। और फाइनली आपके पास जो रोशन पैकेजिंग आते हैं, उनसे तो हमारी बात हुई थी, उन्होंने बल्कि कहा था कि आप ये सोचें कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल आम उगाएंगे या अगर हम कोई और फसल उगाएंगे तो उसके थ्रू बाद में उसको हमने पैक करके आगे ट्रांसपोर्ट भी करना है, तो सप्लाई चेन में हमारी इन्वॉल्वमेंट उसकी हो सकती है। और बताया उन्होंने हमें कि चोलिस्तान में इन सब चीजों के बदले में ये जो इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड हो रहा है, जो जमीन लीज पे इस एसआईएफसी के थ्रू इनको मिलेगी एंड एवरीथिंग, उसके साथ साथ में तकरीबन तकरीबन इनका पर एकड़ 5 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। ओके। और वो 5 लाख रुपए पर एकड़ लगा के फिर ये इस कॉर्पोरेट फार्मिंग को उसके होप कर रहे हैं कि ये इसको प्रॉफिटेबल भी बना सकेंगे, और साथ साथ में ऑफ कोर्स वो वाली जो कुछ पीआर वाली बातें होती हैं कि इससे पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी, ये होगा वो होगा एंड ऑल दैट, वो सारी भी साथ साथ में चल रही हैं। और वो 5 लाख जो है बेसिकली उस ज़मीन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए वो इन्वेस्टर खुद लगाएगा? वो इन्वेस्टर खुद लगाएगा, उसके अंदर जमीन की लीज की कॉस्ट भी इंक्लूडेड होगी, उसके अंदर साथ साथ में आपकी बाकी चीजें जैसे कि जमीन का जो सॉइल टेस्टिंग है, जो उसकी वाटर की वाइबिलिटी की टेस्टिंग है, वो सारी इन्वेस्टर ने खुद करनी है। तो ये सब खर्चा इन्वेस्टर उठाएगा, और बाकी जो है उसके अंदर जमीन की प्रोविजन, सिक्योरिटी की प्रोविजन और बाकी चीजें जो है आपको एसआईएफसी करके देगी। मसला जो इन्हें इस वक्त फेस हो रहा है वो ये है कि जैसे मैंने जिक्र किया, कुछ बड़े लोकल इन्वेस्टर्स तो आ गए हैं, लेकिन उनको फॉरेन इन्वेस्टर्स ढूंढने में अभी तक थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। अब्दुल्ला, तो इसका मतलब है कि जो प्रॉफिट है वो तो ऑफ कोर्स जो इन्वेस्टर है वो ही कमाएगा इस ज़मीन के ऊपर, क्योंकि वो लीज़ दे रहा है। जो लीज़ के ऊपर चूंकि एसआईएफसी भी इन्वॉल्व है, आई एम श्योर पाकिस्तान मिलिट्री वुड आल्सो बी ऑन बोर्ड एंड द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इन दिस केस, और जिस भी किसी दोबारा अलग सूबे में करते हैं उसमें वो सूबे की हुकूमत भी होगी। तो वो लीज़ के ऊपर प्रॉफिट शेयरिंग स्ट्रक्चर किस किस्म का है? हमारे पास इसका तो डेटा मौजूद है या नहीं? इसके अंदर डेटा अभी क्योंकि पहला प्रोजेक्ट हैजंट इवन किक्ड ऑफ, तो हमारे पास प्रिसाइज डेटा इस चीज का नहीं है। और ऊपर से ये भी समझने वाली बात है कि हर एक इन्वेस्टर एक अलहदा पार्टनरशिप कर रहा है एसआईएफसी के साथ इसके अंदर। तो हर किसी की टर्म्स एंड कंडीशंस जो है थोड़ी थोड़ी फर्क होंगी, बट हमें जो बताया गया था इसेंशियली एक इस तरह का फॉर्मूला था जहाँ पे हुकूमत पंजाब फॉर एग्जाम्पल है, जिनकी जमीन है 40% हुकूमत पंजाब को जाएगा, 20% जो है वो री इन्वेस्ट हो रहा होगा इसके अंदर। तो जो कॉर्पोरेट फार्मिंग है, जो वो जमीन की डेवलपमेंट है, उसी के अंदर री इन्वेस्ट हो रहा होगा, और बाकी 40% जो है फिर आपके पास रह जाता है, जो कि जो इन्वेस्टर है यानी कि जो एसआईएफसी है फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान मिलिट्री जो मिडिल मैन का रोल प्ले कर रही है, उनको उसमें से कट जाएगा।
और बाकी ऑफ कोर्स दिस इज द लीस्ट कॉस्ट, प्रॉफिट तो जो है वो आपका इन्वेस्टर ही रखेगा। मगर साथ साथ में ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बुरी डील नहीं है, क्योंकि आपको अगर मैं बताता चलूं, मेरे पास कुछ नंबर्स मौजूद हैं। 25% तक टैक्स ब्रेक्स मिल रही हैं इनको इसके ऊपर। और उसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं, जो कि अमूमन फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती, बट उनको इजाजत दी गई है कि वो 100% इक्विटी ओन करें इन कॉर्पोरेट फार्मिंग प्रोजेक्ट्स में। यानी कि एक फॉरेन इन्वेस्टर मुकम्मल तौर पे उस प्रोजेक्ट को ओन कर सकता है पाकिस्तान के अंदर। तो ये ओके। सब कुछ है, मगर जाहिर सी बात है कुछ और मसाइल इसके अंदर फेस होंगे, जैसे कि इन जमीनों को इन पे काम कौन करेगा, इसके अलावा रूरल इनक्वालिटी जो है उस पे इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो ऑन द होल लगता तो ऐसे है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग करने से इन्वेस्टर को भी प्रॉफिट मिलेगा, हुकूमत पंजाब की जो अनयूज जमीन है आप कह सकते हो वो भी उनको कुछ रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देगी। और साथ साथ में जाहिरी सी बात है, अगर आप ज्यादा जमीन पे काश्त करना शुरू करोगे तो पाकिस्तान की फूड प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। हम्म। ये तीनों चीजें तो आपके पास आ गई हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम रह जाता है, जिसमें हम बात भी अभी शायद कर सकते हैं, कि क्या ये एक तरह से एक और लेयर ऑफ फ्यूडलिज्म क्रिएट कर सकता है, जो कि पावर्ड है बाय प्रोग्रेसिव फार्मिंग, मॉडर्न फार्म मैकेनाइजेशन के साथ साथ एंड एवरीथिंग। वो एक थोड़े से डेंजरस टेरिटरी में भी हम जा सकते हैं। इफ़ यू कुड एक्सप्लेन अ लिटिल फर्दर ऑन व्हाट यू मीन बाय फ्यूडलिज्म, क्योंकि हम हमेशा फ्यूडलिज्म को कनेक्ट करते हैं एक बड़े ड्रकोनियन किस्म के सिस्टम के साथ, जो कि एक बहुत माजी में एग्जिस्ट करता था और अब शायद नहीं है हमारे माशरे में। इसमें एक तारीखी तौर पे थोड़ी सी जो समझने वाली चीज है, इसके पाकिस्तान में अमूमन इमेजिन किया जाता है कि जिस तरह पार्टीशन के वक्त पे बड़े लैंड ओनर्स थे उसी तरह आज भी मौजूद हैं। जबकि रियलिटी ये है कि उन बड़े लैंड ओनर्स की जमीनें बट के टूट के काफी कम हो गई हैं। मगर इसके बावजूद पाकिस्तान में लैंड ओनिंग बहुत शदीद इनइक्विटेबल है। अब मेरे पास ये कुछ फिगर्स मौजूद हैं और उसमें आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान में एवरेज फार्म का साइज होता है 5 एकड़। अब 90% जो इस मुल्क में लैंड ओनर्स हैं, उनके पास 12.5 एकड़ से कम जमीन। और इन रिस्पॉन्स आगे से अगर आप इसको देखें तो सिर्फ 3% ऐसे लैंड ओनर्स हैं जिनके पास 25 एकड़ या ज्यादा जमीन है। यानी कि जो बड़े काश्तकार हैं, जो बड़े लैंड ओनर्स हैं, उनके पास एक वास्ट मेजोरिटी ऑफ लैंड है और उनकी परसेंटेज बहुत थोड़ी है। इस इनक्वालिटी की वजह से अमूमन जो फार्मर्स छोटे होते हैं वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहे होते हैं। साथ साथ में उनके पास अपनी जमीनें नहीं होती, उन्होंने ठेके पे ली हुई होती हैं और वो आगे उन्होंने नो मैटर के फसल तबाह हो ना हो, उन्होंने उस ठेके की कीमत अदा करनी होती है लैंड ओनर। अब यहाँ पे आप कह रहे हो कि ऑलरेडी पाकिस्तान में सिचुएशन ऐसी है कि लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए हुए, बहुत ज्यादा लैंड की कॉन्सेंट्रेशन बहुत थोड़े हाथों में है। ऑन टॉप ऑफ दैट आप कह रहे हो कि हम और ज्यादा लैंड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, जिसपे लोग काश्त करेंगे। और उस लैंड की भी मलकियत आप छोटे लैंड ओनर्स को नहीं दे रहे, या वो लोग जिनके पास अपनी जमीन है उनको नहीं दे रहे, बल्कि उसी तरह एक बड़ी पार्टी आ रही है जो कि हजारों एकड़ों में जमीन ले रही है और उस पर काश्त कर रही है। अब उस जमीन पे जो लोग काश्त करेंगे वो वही होंगे जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। यानी कि उनको फिर वही वाली वेजेस मिलेंगी वहां पे, उसी तरह जो रूरल पॉवर्टी के रेट्स हैं शायद फ्लक्चुएट करें लेकिन आसपास अराउंड द सेम रहेंगे। और इसके अलावा ऑन टॉप ऑफ दिस जो ज्यादा बड़ा मसला है, जब हम बात करते हैं, ये फ्यूडलिज्म एक बहुत लोडेड किस्म की टर्म है, बट इसेंशली ये वो दोबारा इस तरह जाएगा कि इवन जो अनयूज जमीन है वहां पे एक बड़ा लैंड ओनर आ जाएगा या चंद बड़े लैंड ओनर्स आ जाएंगे और उनके नीचे इन लोगों को काम करना पड़ेगा। ऑन टॉप ऑफ दैट उनको ये वाला काम उस तरह करना भी नहीं आता। बस याद रखें, चोलिस्तान की जमीन अगर अभी डेवलप हो रही है, तो अगर आप नेबरिंग एरिया से एक फार्मर को उठा के लेके आएंगे, उसके पास वो वाले टूल्स नहीं होंगे कि वो चोलिस्तान की जमीन को समझ के उसके ऊपर फसलें उगा सके। तो बहुत ज्यादा इसके अंदर अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत भी होगी, बहुत ज्यादा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होगी, फार्म मैकेनाइजेशन करने की जरूरत होगी। जो कि हमारे सुनने में आया है कि जो SIFC है वो शर्तें ही अपनी ऐसी सेट कर रहा है कि अगर आप आ रहे हैं तो आपने नए सीड्स इस्तेमाल करने हैं, आपने फार्म मैकेनाइजेशन का एक सर्टेन रेट रखना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सब वो कोशिश इस चीज की जरूर कर रहे हैं, मगर मुश्किल का सामना इसमें होगा। दैट ऑल मेक सेंस अब्दुल्ला, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर डेविल्स एडवोकेट प्ले करना चाहूँगा कि हमें मौजूदा मसलों को देख कर जो नज़र आता है पाकिस्तान इस वक्त जिस किस्म के माशी बहरान से गुजर रहा है, ये मसले बहुत बाद में आते हैं कंपेयर टू कि हमारी फूड सिक्योरिटी को प्रॉब्लम है इन द नियर फ्यूचर। और इवन इन द फर्स्ट प्लेस ये जो ज़मीन है ये एक तरह से अनप्रोडक्टिव चल रही है अभी भी। तो डोंट यू थिंक कि उस सेंस में ये किसी तरह पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल है? मैं आपको साथ साथ बताता चलूं कि आपने इस चीज़ का जिक्र किया, मेरे पास स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट मौजूद है
क्योंकि ओके। कहती है कि फूड की जो कॉस्ट है हैज बिन 11 से लेके 20% हायर इन द प्रीवियस ईयर इन अर्बन एरियाज एंड 13 से लेके 24% हायर रूरल एरियाज में। ओके। ठीक है। अब ये फिगर हमें एक बहुत ग्लेयरिंग किस्म की बात बताती है कि फूड इन्फ्लेशन जाहिर सी बात है पूरे मुल्क में हुई है, लेकिन आप अगर अर्बन एरियाज को देखें उसके अंदर 11 से लेके 20% हुई है, और अगर आप रूरल एरियाज को देखें वहां पे 13 से लेके 24% हुई है। हम्म। अब रूरल वो एरियाज हैं जहाँ पे फसलें उगाई जा रही हो, जहाँ पे आपके पास एक किस्म से आप कह लें चिराग तले अंधेरा वाला जो कॉन्सेप्ट होता है कि जहां पे उग रही हैं वहीं पे कीमतें ज्यादा है। और इसके पीछे भी वजह यही होती है कि जो लैंड के ओनर्स होते हैं जिनके पास एंड में फसल आती है, वो लोग इसको आगे शहरों में बेचते हैं, वहां पे इसका इम्पैक्ट आता है। लेकिन जो रूरल पॉवर्टी एलिविएशन होती है वो इससे नहीं की जा सकती। अब हम्म। ओवरऑल अगर आप इसको देखें, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से बिल्कुल, जो आपने जिक्र किया कि ज्यादा खाना बनेगा यहाँ पे, जो उगाएंगे हम वही खाएंगे। ठीक हम्म। है। जितना ज्यादा हम बनाएंगे उतना पाकिस्तान के लिए बेहतर है। अगर आप सरप्लस में जा सकते हो, आप एक्सपोर्ट करने जोगे भी रहते हो, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज भी आता है, सब ठीक है। मगर ये चीज जहन में रखना बहुत जरूरी है कि इसका इम्पैक्ट किसको जाके पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट आपके अर्बन सेंटर्स में ही जाके पड़ेगा, या इसका इम्पैक्ट ऐसे पड़ेगा कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल वही वाली बात जो मैंने शुरू में मिसाल दी कि अगर कोई कोला बनाने वाला आ जाए, एंटर हो जाए कॉर्पोरेट फार्म में, चीनी उगाए और उसके बाद वो चीनी खुद इस्तेमाल करके अपनी कोला को सस्ती कर दे, तो हम्म। उस ड्रिंक को, सॉफ्ट ड्रिंक को पीने वाले को तो फायदा होगा क्योंकि वो सस्ती हो जाएगी, प्रॉफिट मार्जिन भी इनके बढ़ जाएंगे। लेकिन जो आपकी रूरल एरियाज में लोग हैं, जो आपके सबसे इन अ वे पॉवर्टी स्ट्रिकन लोग हैं, और उससे ज्यादा जो आपकी सबसे वनरेबल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं, क्या उनको इसका फायदा ट्रांसलेट होकर पहुंचेगा या नहीं, ये इस पे थोड़ा सा डाउट है। अच्छा, बिल्कुल व्हाट यू हैव सेड मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, राइट? लेकिन इसमें एक फिर भी सवाल उठता है, और ये एक आम पाकिस्तानी का सवाल है कि वो लोग जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनका फार्मिंग से क्या लेना देना? कि पाक फ़ौज का इसमें जो किरदार है वो अब वो क्या है, और वो क्या होना चाहिए? इसके अंदर अगर आप सीधी सीधी बात करें तो मुल्क के सियासी हालात इससे डायरेक्टली लिंक्ड है। हम्म। अब जनरली हमने जब ये स्टोरी भी की तब भी हमें जो एक चीज महसूस हुई वो ये थी कि फौज ने पहले भी इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया हुआ है कॉर्पोरेट फार्मिंग में, हम्म। लेकिन कभी इतनी शिद्दत से नहीं, या कभी इतनी सीरियसली नहीं जितना अब इन रिसेंट टाइम्स किया है। और उसकी एक वजह जो कि आपको बहुत क्लियरली नजर आती है एसआईएफसी के अंदर, जो आपको नजर आती है, बाकी बाकी जो पिछले 6 महीने के वाकयात हैं, जो पिछले 6 महीने का टाइम गुजरा है, उसके अंदर आपको बहुत क्लियरली नजर आता है कि कुछ हद तक वो तंग आ गए हुए हैं मुल्क के हालात से। और हम्म। याद रखें कि मुल्क की इकोनॉमी का सबसे बड़ा सेगमेंट एग्रीकल्चर है। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर होती है, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर होती है। और इनफैक्ट पाकिस्तान में कहा जाता है कि यहाँ पे रियल सेक्टर सिर्फ दो हैं। हम्म। एक टेक्सटाइल्स आ जाता है आपके पास, और उससे कई बड़ा आ जाता है एग्रीकल्चर। ठीक है। तो एक मुल्क की इकोनॉमी डिपेंड करती है ऑन आप बना क्या सकते हो, आप उगा क्या सकते हो, आप क्रिएट क्या कर सकते हो, आप दुनिया को क्या ऑफर कर सकते हो। और पाकिस्तान के लिए उसमें एक बड़ा एस्पेक्ट आ जाता है अनाज, यानी कि आपकी जो फसलें होती हैं, आपके जो फल होते हैं, आपका जो गंदम होता है, आपकी जो चीनी होती है, आपके जो चावल होते हैं, ये सब वो चीजें जो हम बना सकते हैं। और हम्म। ये साइड पे रखते हुए कि क्या वजूहत हैं इसके पीछे, इसके पीछे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, मेरा अपना ये ख्याल है कि अब ऐसी एक नहज पे आ गए में हालात कि एसआईएफसी के थ्रू और इन चीजों के थ्रू सिविल और मिलिट्री लीडरशिप जो है मिल के इन वे उन्होंने फैसला किया है कि अब हम इस मसले को बाय हुक और बाय क्रोक और किसी भी तरह हमने इसको हल करना है और पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभालना है। इसके अंदर हम बहुत सी बातें कर सकते हैं कि प्रिंसिपल स्टांस क्या आपका होना चाहिए, उसूल के मुताबिक किस तरह चलना चाहिए, लेकिन रियलिटी मुझे कम से कम यही नजर आती है कि एसआईएफसी के थ्रू ये एग्रीकल्चर और दूसरा माइनिंग जो नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह आपके होते हैं उसको इस्तेमाल करके पाकिस्तान की इकोनॉमी को बचाना चाह सकते हैं। मगर यही है कि क्या वो इसके थ्रू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। हाँ, प्लस आई थिंक मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के लिए बड़ी ज़रूरी है, कंसिडरिंग पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे पॉलिटिकल हालात। बिल्कुल। मेरे ख्याल से एसआईएफसी को समझने की अ, सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसेंशियली ये एक एम्पावर्ड और शेडो किस्म की आपकी एक कॉमर्स और इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री मिक्स करके एक चीज बनी हुई है। आपका बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट सब कुछ अब ये है, इसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, इसी के थ्रू एसेंशियली हमें पैसों की जरूरत है।
और वो कह रहे हैं कि यार यहाँ पाकिस्तान में बहुत से मौके हैं, अब SIFC के थ्रू आप इन्वेस्ट करेंगे, आपको पिछले वाले मसले नहीं फेस होंगे। ये एक रियलिटी है कि हुकूमत पाकिस्तान ने अपने आप को पिछली दिहाइयों में एक बहुत शदीद अनरिलायबल बिजनेस पार्टनर साबित किया है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए भी, लोकल इन्वेस्टर्स के लिए। SIFC एसेंशली एक तरीका है झाड़ पोंछ करके एक नए सिरे से शुरू करने का। वंस अगेन इसकी सियासी कॉन्स्टिट्यूशनल रियलिटीज क्या हैं क्या नहीं है उनको साइड पे रखते हुए वो इस तरह चीज रही है, और उसके अंदर एग्रीकल्चर में उनका अप्रोच कॉर्पोरेट फार्मिंग। ठीक है अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, दिस हैज़ बीन रियली इन्फॉर्मेटिव एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग अस। अल्लाह हाफिज़।